चैप्टर 81 चाचा चाची की किस। 2 दिन बाद हीर तुम्हारी चाची बन जाएगी और मैं चाहता हूं कि तुम हीर को चाची जितनी ही रिस्पेक्ट दो। और अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता वह मुझे अभी बता दो, उसकी हड्डी हमें आज ही तोड़ दूंगा। हर्षवर्धन सही कह रहा था। सब आसपास ही छुपे थे, कोई पिलर के पीछे, कोई सोफे के पीछे, कोई चेयर के पीछे, कोई गेट के पीछे। राजवीर नहीं छुपा था, लेकिन राजवीर के पीछे रूही छुप गई थी। राजवीर का लंबा चौड़ा शरीर रूही को आराम से छुपा लेता था। सब जानते थे अगर आज के बाद हीर को किसी ने कुछ भी कहा तो चाचू सच में उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। अब आगे। हर्षवर्धन हीर को लेकर ऊपर चला गया। रूही जो राजवीर के पीछे छुपी हुई थी वह आगे आकर बोली, मैंने शिवाय भैया को मना किया था लेकिन मानते ही नहीं हैं। तभी बोला था मैंने कि मैं चाचू से शिकायत कर दूंगी, लेकिन तब भी चाची को किसका मतलब मारूंगा बता दिया। अब तो चाचू शिवाय भाई को छोड़ेंगे नहीं। राजवीर बस रूही की बात सुन रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था। रूही जब राजवीर के पीछे खड़ी थी तो राजवीर के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। राजवीर को रूही को लेकर फीलिंग तो आ गई थी, लेकिन राजवीर ने अपनी फीलिंग को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया हुआ था। रूही फिर राजवीर को देखकर बोली, अच्छा राजवीर तुम्हें क्या लगता है चाचू शिवाय भाई की ये गलती भी माफ कर देंगे? तभी दिव्यांश जो कि पिलर के पीछे छुपा हुआ था बाहर आकर बोला, शिवाय को कोई नहीं बचा सकता, यह काम ही ऐसे करता है, उल्टे सीधे, समझ नहीं आता यह बड़ा कब होगा। छोटा देखता ना बड़ा, हर टाइम मजाक, अब चाचू इसका बंदर बना देंगे। शिवाय अब भी हवेली के मेन गेट के बाहर ही खड़ा था। शिवाय की हिम्मत अंदर आने की नहीं थी। शिवाय अच्छे से जानता था अगर वो अंदर आया और हर्षवर्धन ने उसे पकड़ लिया फिर तो उसकी हड्डियां जरूर टूटेगी। दूसरी तरफ हर्षवर्धन हीरे को गोद में उठाकर कमरे में ले आया। हर्षवर्धन को आज शिवाय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हीर पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने शिवाय की सजा अपने ऊपर क्यों ली, लेकिन फिलहाल हीर पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। हीर इस हालत में नहीं थी कि वह हर्षवर्धन का गुस्सा झेल ले। हीर के गाल पर हर्षवर्धन की उंगलियों के निशान छप चुके थे, आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर्षवर्धन ने हीर को सोफे पर बैठाकर उसका गाल अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, हीर आज के बाद ऐसा मत करना, तुम मेरा चाटा नहीं झेल पाओगी। हीर का गला तो इतना भर गया था कि वह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। हर्षवर्धन ने देखा हीर का रंग थप्पड़ की वजह से लाल हो गया था, उसकी नाक रोने की वजह से गुलाबी हो गई थी। हीर का चेहरा देखकर हर्षवर्धन का गुस्सा छूमंतर हो गया। हर्षवर्धन को इस वक्त हीर पर बहुत प्यार आ रहा था। बेशक हर्षवर्धन ने हीर से कह दिया था कि वह आज के बाद ऐसा ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं हर्षवर्धन की नजरों में हीर की इज्जत बढ़ गई थी। हीर ने सच में शिवाय को बचाने की कोशिश की थी, जो हर माँ, भाभी, चाची अपने बच्चे को बचाने के लिए करती है। हर्षवर्धन को अपने किए हुए फैसले पर नाज हो रहा था। हर्षवर्धन पहले से ही जानता था कि हीर उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन आज तो हर्षवर्धन हीर का फैन ही हो गया। हर्षवर्धन हीर के पास बैठ गया और फिर हीर को अपनी गोदी में बैठा लिया। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन पर रखकर कहा, तुम्हें पता है किसका मतलब क्या होता है? हीर ने सुबकते हुए नामे गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चलो तुम्हें बताता हूँ किसका मतलब क्या होता है। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और अपने होंठ हीर के थप्पड़ वाले गाल पर रख दिए और उसे सक करने लगा। हीर के तो रोंगटे खड़े हो गए। हीर ने हर्षवर्धन की कलाई पकड़ी थी और उस कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। हर्षवर्धन हीर के पूरे गाल पर किस कर रहा था और शर्म के मारे हीर का दूसरा गाल भी लाल हो गया। करीब 5 मिनट बाद
हर्षवर्धन हीर से दूर हुआ। उसने देखा हीर तो शर्म के मारे आंखें बंद किए हुए चुपचाप किसी गुड़िया की तरह हर्षवर्धन की गोद में बैठी है। हीर का रोना बंद हो गया। हीर को इतनी शर्म आ रही थी कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। वह बस जल्दी से हर्षवर्धन से दूर होना चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं सकती थी। हर्षवर्धन ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा अपनी तरफ घुमाया, लेकिन हीर तो हर्षवर्धन को देख ही नहीं रही थी। हीर के ऐसा करने से हर्षवर्धन को हीर पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर के गाल पर लगाया, उसे हल्का सा उठाकर अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। हीर की तो जैसे सांसें रुक गई थी। हर्षवर्धन तो पहले से हीर को प्यार करता था, ऊपर से हर्षवर्धन उसे अपने प्यार का मीठा सा एहसास करा रहा था, जिसकी वजह से हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। यह आंसू इस बार खुशी के थे। हीर का एक हाथ हर्षवर्धन की कलाई पर और एक हाथ हर्षवर्धन के कॉलर पर था। जैसे जैसे हर्षवर्धन हीर को किस कर रहा था, वैसे वैसे हीर की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। एक डीप किस के बाद हर्षवर्धन ने अपना माथा हीर के माथे पर लगाकर कहा, अब समझ आया किस किसे कहते हैं। हीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। हीर को आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया था। हर्षवर्धन ने हीर की हर कमी पूरी कर दी थी। हीर ने बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, साहब आप मुझे सच में प्यार करते हैं? हर्षवर्धन ने हीर के दोनों गालों को थामकर माथे पर किस करके कहा, नहीं हीर, प्यार शब्द तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। यह सुनते ही हीर की आंख से आंसू बह गया और उसने पलटकर हर्षवर्धन को कसकर गले लगा लिया। हीर फूट फूट कर रोने लगी। ये हीर का दर्द था जो हर्षवर्धन के गले लगकर निकल रहा था। वह दुख जो उसने कितने ही सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा था। वह दुख जिसे उसने किसी के साथ बांटा नहीं था। वह दुख जिसे हीर किसी के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन उसके पास गोविंद के अलावा कोई नहीं था। लेकिन गोविंद ने अब हीर को हर्षवर्धन जैसा जीवन साथी दे दिया था, जिसके साथ वह अपने सुख दुख बांट सकती थी। हीर हर्षवर्धन के गले लगकर कंटिन्यू रो रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को कसकर पकड़ा हुआ था, उसके बालों को सहला रहा था, लेकिन चुप नहीं करवाया। हर्षवर्धन जानता था कि हीर का दर्द है जो निकल रहा है। हर्षवर्धन चाहता था हीर का सारा दर्द निकल जाए, ताकि आज के बाद हीर उसके साथ सिर्फ खुश रहे। हर्षवर्धन हीर के बालों को सहलाता हुआ बोला, हीर जितना रोना है आज रो लो, आज के बाद कभी मत रोना, आज के बाद तुम सिर्फ मुस्कुराओगी। काफी देर रोने के बाद हीर ने धीरे से कहा, साहब आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं, हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे, हमेशा मुझे अपने इतने ही करीब रखेंगे, मुझे बस आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हर्षवर्धन समझ रहा था कि हीर को कभी किसी ने प्यार ही नहीं किया, इसलिए हीर को इनसिक्योरिटी हो रही है। अगर यह इनसिक्योरिटी टूट गई तो हीर मर जाएगी। हर्षवर्धन ने हीर को थोड़ा सा खुद से दूर किया और उसके गालों पर हाथ लगाकर कहा, तुम छोड़ने की चीजों हो, तुम तो खाने की चीज हो जिसे मैं शादी के बाद खाऊंगा, रोज खाऊंगा। यह सुनकर हीर के गाल फिर से लाल हो गए। उसने फिर से कसकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही एक साथ बहुत देर तक टाइम बिताते रहे। इस बीच हर्षवर्धन ने हीर को बहुत प्यार किया। हीर जितना शर्माती हर्षवर्धन उसे उतना ही किस करता। आज तो सब ने डर के मारे उन दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं किया। दोनों ने करीब 2 घंटे तक वक्त बिताया। इस बीच हर्षवर्धन ने हीर को 1 सेकेंड के लिए भी दूर नहीं किया था। हीर भी हर्षवर्धन से दूर नहीं जाना चाहती थी। बेशक वह इस वक्त हर्षवर्धन से बहुत शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी वह हर्षवर्धन के पास ही रहना चाहती थी। आज हर्षवर्धन ने हीर को इतनी किस की थी कि साल भर का कोटा पूरा कर लिया था। फाइनली 1 घंटे बाद हीर ने हिम्मत करते हुए कहा,
साहब अब तो जाने दीजिए, रात का खाना बना देती हूँ। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। हर्षवर्धन बोला, रहने दो ना, यही बैठी रहो मेरे पास, आज तो पीहू भी नहीं है, खाना बबीता आंटी बना लेगी। जाने का मन तो हीर का भी नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही, कब तक वो हर्षवर्धन के पास ही बैठी रहती। हीर समझती थी कि हर्षवर्धन ने अपना काम छोड़कर उसे संभाला है। हीर फिर से हिम्मत करती हुई बोली, साहब आपको भी तो काम होगा, आप काम कर लीजिए। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर के बालों में छुपाते हुए कहा, काम ही कर रहा हूँ। हर्षवर्धन की यह बात सुनकर हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। हीर फिर से हिम्मत करती हुई बोली, साहब जाने कीजिए ना। हर्षवर्धन ने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली, उसने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपा रखा था। हर्षवर्धन धीरे से बोला, जाने दूंगा, लेकिन मुझे रात को भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करना है, करने दोगी ना? हीर ने कुछ नहीं कहा। हीर तो गर्दन झुकाए बस हर्षवर्धन की गोद में बैठी रही। हर्षवर्धन ने थोड़ी देर बाद अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, अच्छा जाओ। हीर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन की गोद से उठ गई। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, जो चाह कर भी जा नहीं रही थी। वह मुस्कान अपने आप ही हीर के चेहरे पर आ गई थी। हीर गेट तक गई और फिर कुछ सोचकर वापस आई। हीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली पर किस कर दिया और फिर चली गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने अपनी हथेली देखी, फिर वही किस किया जहां हीर किस करके गई थी। हर्षवर्धन भी फिर अपने काम में लग गया। हीर यह किचन में जाकर काम करने लगी। थोड़ी देर बाद हीर ने देखा सब सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप में बिजी हैं, लेकिन वहां शिवाय नहीं था। हीर ने मन ही मन खुद से कहा, कहीं शिवाय भैया मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। हीर को क्या पता था कि शिवाय डर के मारे गार्डन से अंदर आया ही नहीं। हीर उन सब के पास आकर राजवीर की तरफ देखकर बोली, राजवीर भैया, शिवाय भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनते ही विराज, दिव्यांश, पैंथर, रूही, वीरा सबको हंसी आ गई। विराज हंसते हुए बोला, चाची शिवाय भाई तो गार्डन में खड़ा है और उसकी छुईमुई भी उसके साथ गार्डन में ही खड़ी है। पैंथर बोला, चाची वो नहीं आएगा, उसे पता है कि चाचू उसकी जान ले लेंगे। हीर बोली, और वह लड़की, वो क्यों बाहर है? राजवीर बोला, चाची लिटिल गर्ल तब तक अंदर नहीं आएगी जब तक शिवाय नहीं आएगा। जाने अनजाने दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। लिटिल गर्ल को शिवाय सर के अलावा किसी पर विश्वास नहीं है। लिटिल गर्ल शिवाय सर के आसपास ही रहती है। शिवाय के पास रहकर उसे सेफ फील होता है। CH82 ओनली कटिंग नॉट मेकिंग। हीर सबकी बात सुनकर गार्डन की तरफ जाने लगी तो पैंथर ने उन्हें रोकते हुए कहा, चाची रहने दो, चाचू को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। हीर पलटकर बोली, उन्हें मैं संभाल लूंगी। सबने एक साथ बोला, ओ अच्छा, अब चाची चाचू को संभाल लेगी। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हीर बाहर शिवाय के पास चली गई। शिवाय गार्डन में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा हवेली के मेन गेट पर ही था। उसे डर था कहीं चाचू बाहर आकर उसकी बैंड न बजा दे। आर्या शिवाय के पास ही बैठी थी और इशारों में उससे बातें कर रही थी। शिवाय भी आर्या के हर सवाल का जवाब दे रहा था। हीर शिवाय के पास आ गई। हीर बोली, शिवाय भैया। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही हीर फिर बोली, भैया माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे सच बताने से आपके चाचू नाराज हो जाएंगे। शिवाय खड़ा हो गया और कान पकड़कर बोला, चाची कैसी बातें कर रही हो, माफी तो मुझे आपसे मांगने चाहिए। सच तो कह रहे हैं चाचू, मैंने आपका मजाक बना दिया। और आप इतनी अच्छी है कि माफी भी मुझसे ही मांग रही है।
प्लीज चाची सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज चाचू से कह दीजिए मुझे माफ कर देंगे। चाची कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ, प्लीज चाची चाचू से कहिए ना मुझे माफ कर देंगे। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से हर्षवर्धन की आवाज आई, तेरी हरकतें माफी वाली होती कहाँ है। शिवाय हर्षवर्धन से दूरी बनाता हुआ बोला, इस बार माफ कर दो ना, पक्का प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूंगा। हर्षवर्धन बोला, नेक्स्ट टाइम मैं तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा। हीर हर्षवर्धन के सीने पर हाथ रखकर बोली, प्लीज साहब माफ कर दीजिए ना, बहुत देर से तो माफी मांग रहे हैं, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। शिवाय भी मौके पर चौका मारता हुआ बोला, हाँ चाचू सिंड्रेला चाची सही कह रही है, प्लीज माफ कर दो ना। दोनों ने हर्षवर्धन पर प्रेशर बनाया तो हर्षवर्धन ने शिवाय को माफ कर दिया। हर्षवर्धन बोला, चल ठीक है आ जाओ, साथ में बैठते हैं बातें बातें करेंगे। थोड़ी देर बाद सब सोफे पर बैठे हुए थे। हर्षवर्धन राजवीर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बाकी जितने भी बैठे थे सब मोबाइल में लैपटॉप में गेमिंग में बिजी थे। हीर किचन में काम कर रही थी। हर्षवर्धन ने एक नज़र सबको देखा और फिर राजवीर से बोला, मैं टाइम निकालकर इनके साथ बैठने आया हूं और इन्हें देखो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, ऐसा क्या है जो यह सब मोबाइल में घुसे रहते हैं। हर्षवर्धन ने एक नौकर को देखा और उससे कहा, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। थोड़ी ही देर में एक नौकर हर्षवर्धन का लैपटॉप लेकर आ गया। हर्षवर्धन ने उससे लैपटॉप लिया और उसमें कुछ काम करने लगा। राजवीर बोला, चाचू क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो। हर्षवर्धन लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए बोला, देखता हूं मोबाइल में कर क्या रहे हैं। राजवीर को ध्यान आया कि चाचू तो किसी का भी फोन हैक सकते हैं। हर्षवर्धन के पास यह एक हिडन टैलेंट था कि वह किसी का भी फोन हैक कर सकता था। हर्षवर्धन ने थोड़ी देर लैपटॉप देखा और फिर आवाज लगाकर कहा, फिर जरा मेरे पास आओ, तुम्हें मैं इन सब की करतूतें दिखाता हूँ। करतूत सुनते ही सबके कान खड़े हो गए और सब हर्षवर्धन को देखने लगे। हीर आकर हर्षवर्धन के पास खड़ी हो गई। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और अपने पास बैठा लिया। हर्षवर्धन बोला, हीर देखो तुम्हें पता है यह सब मुझसे मिलने इतनी जल्दी क्यों आए। हीर ने तो नासमझी में नामे गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय और दिव्यांश की सांसें रुक गई। हर्षवर्धन बोला, हीर मैं तुम्हें पहले अपनी प्यारी भतीजी की करतूत बताता हूँ। हर्षवर्धन ने रूही और राजवीर की चैट पढ़ी। राजवीर प्लीज चाचू को कुछ मत बताना, अगर उन्हें पता चला तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज राजवीर चाचू को मत बताना। सब अपनी जगह पर तो खड़े ही थे, सब सोफे के पीछे जाकर खड़े हो गए। रूही तो राजवीर के पीछे जाकर खड़ी हो गई क्योंकि वह जानती थी अगर उसे कोई बचा सकता है तो सिर्फ राजवीर। हर्षवर्धन ने एक नज़र रूही को देखा और रूही ने अपना चेहरा राजवीर के कमर में छुपा लिया। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की चैट रीड की। राजवीर कुछ भी हो जाए, चाचू को कुछ मत बताना, अगर चाचू को पता चलेगा तो वह अपना आपा खो देंगे और मुझे पर बरस जाएंगे, प्लीज राजवीर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाचू को कुछ मत बताना। शिवाय तो अपना सलाइवा घटक रहा था। हर्षवर्धन ने घूरकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश के चैट को रीड किया। राजवीर मुझे अपने किए पर पछतावा है, तुम्हें ज्यादा समझा नहीं सकता लेकिन मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन प्लीज चाचू को कुछ मत बताना, टाइम आने पर मैं खुद ही चाचू से बात कर लूंगा, मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ, चाचू की नजरों में नहीं करना चाहता, प्लीज राजवीर चाचू को कुछ मत बताना। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखा और दिव्यांश सर झुकाकर खड़ा रहा। हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने तीनों को घूर कर देखा और बोला, कल घर में फंक्शन है और तुम लोगों की हालत ऐसी है, जी तो चाहता है एक एक को पकड़कर पीट दूं, लेकिन क्या करूं कर नहीं सकता।
हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, और तुम अपने वादे पर अटल हो, मुझे कुछ नहीं बताओगे? लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? यह तीनों तुम्हारी शराफत का फायदा उठाते हैं और तुम इन्हें फायदा उठाने भी देते हो। तुमने तो सच में खुद को शिवाय को बेच दिया है। हर्षवर्धन ने फिर उन तीनों को देखकर कहा, मैं तुम तीनों को एक मौका देता हूं, अपने अपने गुनाह कबूल कर लो। अगर मुझे बाद में तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चला तो शर्म नहीं करूंगा, सारे मेहमानों के सामने तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। रूही अब भी राजवीर के पीछे भी छुपी थी। रूही ने अपनी छोटी सी गर्दन निकालकर कहा, मेरी ज्यादा गलती नहीं है, मैं बस जिद कर रही थी कि मैं अभी हवेली जाऊंगी। मुझे राजवीर ने मना भी किया था, लेकिन मैंने राजवीर की बात नहीं मानी और गुस्से में गाड़ी लेकर हवेली की तरफ आ गई। राजवीर मुझे फॉलो कर रहा था और फिर हम पर अटैक हो गया। हर्षवर्धन गुस्से में रूही को कुछ कहता उससे पहले ही राजवीर ने कहा, सर जाने दीजिए ना, बच्ची है, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं भी ठीक हूँ और मैडम भी, प्लीज सर, इतनी बड़ी गलती नहीं है। हीर भी खड़े होकर बोली, माफ कर दीजिए ना साहब, बच्ची है, आगे से गलती नहीं करेगी। हर्षवर्धन ने घूर कर रूही को देखा और बोला, रूही मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाओ। तुमने एक और गलती की और मैंने पनिशमेंट दी, इसीलिए आज के बाद गलती मत करना, क्योंकि तुम मेरी पनिशमेंट झेल नहीं पाओगी। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश और शिवाय की तरफ देखकर कहा, अब तुम दोनों की बारी। रूही अपना गुनाह कबूल कर चुकी है और मैंने उसे माफ भी कर दिया। अब तुम दोनों बताओ क्या किया है तुम दोनों ने? लेकिन ना तो दिव्यांश की आवाज निकली और ना ही शिवाय की। वो जानते थे रूही गलती बहुत थोड़ी सी है, इसलिए रूही को माफ करना आसान है। उसके बाद भी चाचू ने रूही को वार्निंग दे दी, अगर उन्हें हमारे कांड के बारे में पता चलेगा तो वह सच में हम पर बेट बरसाने में सेकंड नहीं लगाएंगे। हर्षवर्धन शिवाय और दिव्यांश को देख रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं बोला। हर्षवर्धन ने बहुत गुस्से में कहा, तुम्हारी चुप्पी की तुम्हें ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। मुझे बताओ तुम दोनों ने क्या किया है? हर्षवर्धन गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट होने लगा। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया और काट दिया। हर्षवर्धन ने फिर कहा, मैं तुम दोनों से ही पूछ रहा हूं। तभी हर्षवर्धन का फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। हर्षवर्धन ने फोन देखा और काट दिया, लेकिन अगले ही सेकंड फिर हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट होने लगा। हीर धीरे से बोली, साहब क्या पता कोई जरूरी बात करना चाहता हो। हर्षवर्धन फोन में कुछ टाइप किया और सेंड कर दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय और दिव्यांश को देखकर कहा, तुम दोनों मुझे बताना नहीं चाहते, मतलब तुमने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती की है। जिस दिन जिस वक्त मुझे तुम्हारी गलती का पता चलेगा उसी वक्त तुम मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। अब तुम चुप हो तो तुम दोनों को पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तुम दोनों खाना बनाओगे और बर्तन भी साफ करोगे। तुम दोनों की कोई हेल्प नहीं करेगा, और अगर किसी ने तुम दोनों की हेल्प की तो उससे भी मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। हर्षवर्धन ने एक नज़र हीर को देखा और कहा, अब तुम चुपचाप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। हर्षवर्धन अपना फोन लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। हीर भी पीछे पीछे चली गई। शिवाय दिव्यांश एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की हालत खराब थी। अगर चाचू को पता चल जाता कि उन्होंने क्या कांड किए हैं, फिर तो दोनों को चाचू से कोई नहीं बचा सकता था। दिव्यांश ने एक नज़र पैंथर को देखा तो पैंथर बोला, सर मैं कुछ नहीं कर सकता। चाचू ने हेल्प करने के लिए मना किया है, लेकिन आप बहुत अच्छे पकोड़े बनाने लगे हो। आई थिंक आपको डिनर में पकोड़े ही बनाने चाहिए। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर बोला, ओके सर मैं कर दूंगा। शिवाय बोला, नहीं यार तू करेगा तो चाचू मेरी और बैंड बजाएंगे, मैं खुद ही कर लूंगा। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही किचन में चले गए और दोनों ही खाना बनाने में लग गए।
दिव्यांश ने तो पहली बार ही खाना बनाया था, लेकिन काफी हद तक वह चीजों को समझ गया था। लेकिन शिवाय उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने तो अपनी जिंदगी में बस एक बार शौर्य के लिए खाना बनाया था। दिव्यांश ने बहन के लिए और शिवाय ने भाई के लिए, दोनों ने अपनी जिंदगी में बस एक बार ही भाई बहन के लिए खाना बनाया था। दोनों ने मिलकर जैसे तैसे पकोड़े बनाने लगे। आर्या शिवाय के पास ही खड़ी थी। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, पनिशमेंट मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम जाओ बाहर, राजवीर के पास बैठ जाओ। आर्या ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय समझ गया कि आर्या किचन से नहीं जाएगी। शिवाय ने आर्या को मटर देते हुए कहा, अच्छा तो मटर छील लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दिया और किचन में बैठकर मटर छीलने लगी। शिवाय जैसा भी था, लेकिन अब आर्या का ध्यान बिल्कुल बच्चों की तरह रखता था। शिवाय को आर्या से बहुत लगाव हो गया था, लेकिन अभी वह इस बात से अनजान था। उसका यह लगाव उसे बहुत दुख देने वाला है। पैंथर जब किचन में आया तो शिवाय आलू काट रहा था। पैंथर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या कर रहे हो सर? शिवाय ने एक नजर पैंथर को देखा और बोला, ओनली कटिंग नॉट मेकिंग। दिव्यांश बेसन घोलता हुआ बोला, आई एम मेकिंग। पैंथर दोनों की बात सुनकर हंसने लगा। चैप्टर 83 मैं तो बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा। शिवाय जैसा भी था, लेकिन अब आर्या का ध्यान बिल्कुल बच्चों की तरह रखता था। शिवाय को आर्या से बहुत लगाव हो गया था, लेकिन अभी वह इस बात से अनजान था। उसका यह लगाव उसे बहुत दुख देने वाला है। पैंथर जब किचन में आया तो शिवाय आलू काट रहा था। पैंथर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या कर रहे हो सर? शिवाय ने एक नजर पैंथर को देखा और बोला, ओनली कटिंग नॉट मेकिंग। दिव्यांश बेसन घोलता हुआ बोला, आई एम मेकिंग। पैंथर दोनों की बात सुनकर हंसने लगा। अब आगे। दिव्यांश बेसन हाथों से घोल रहा था और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे दृष्टि की याद आ रही थी। पैंथर ने दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो बोला, क्या बात है सर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। शुक्र मनाइए, चाचू को अभी पूरी बात पता नहीं है, वरना यह मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। दिव्यांश बोला, पैंथर यार, दृष्टि की याद आ गई। पिछली बार जब बेसन घोला था तब भी दृष्टि मिली थी। आज भी पकोड़े बना रहा हूँ, हो ना हो दृष्टि जरूर आएगी, मेरा दिल कहता है। जब भी पकौड़े बनाता हूँ दृष्टि से मुलाकात जरूर होती है। जब भी पकौड़े बनाता हूँ। पैंथर ने हैरानी से दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, सर आपको पकोड़े ही बनाने आते हैं? तू चुप कर, तुझे नहीं पता मेरा प्यार पकोड़ों से जुड़ चुका है, दिव्यांश बोला। दिव्यांश की ऐसी उटपटांग बात सुनकर पैंथर हंस हंस के लोटपोट हो गया। पैंथर बोला, क्या बात है सर, लोग अपना प्यार बरसात के साथ जोड़ते हैं, मौसम के साथ जोड़ते हैं, किसी गाने के साथ जोड़ते हैं, और आपने अपना प्यार बेसन के साथ जोड़ दिया। पैंथर फिर हंसता हुआ बोला, फिर तो अच्छा है ना सर, जब भी आपका मन दृष्टि भाभी से मिलने का करेगा, आप बेसन घोल कर बैठ जाना, तो दृष्टि भाभी आ ही जाएगी। दिव्यांश ने उल्टे हाथ से पैंथर के सिर पर मार कर कहा, साडू बहुत हंसी आ रही है, तुझे प्यार में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तुझे अभी पता नहीं है ना। पैंथर आर्या के पास बैठ गया, उसकी छिली हुई मटर खाते हुए बोला, सर मुझे यह जानना भी नहीं है, यह बवाल इश्क आपको ही मुबारक हो। मैं तो सीधा सीधा पूर्वी से शादी करके घर बसा लूंगा। पैंथर आर्या की छिली हुई मटर खा रहा था तो आर्या ने उसे गुस्से से देखा। आर्या को देखकर दिव्यांश बोला, ओ पैंथर साली साहिबा को परेशान मत कर, उठ जा उसके पास से, शिवाय के अलावा कोई उसके पास जाता है तो उसे गुस्सा आता है। शिवाय आलू काट चुका था और अब प्याज काट रहा था। शिवाय सुबकता हुआ बोला,
पैंथर मैं तुझे अलग से कहूंगा क्या, उठ जा उसके पास से। सही कह रहा है दिव्यांश, थोड़ी देर में तेरे सर में उठाकर कुछ मार देगी। दिव्यांश फिर आर्या को देखकर मुस्कुराकर बोला, वैसे साली साहिबा, पैंथर से डरने की जरूरत नहीं है, यह भी फ्रेंड की तरह ही है। आर्या इशारों में शिवाय से कुछ कहने लगी। शिवाय हंसकर बोला, छुई मुई दिव्यांश दृष्टि से शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वह तुम्हें साली साहिबा कह रहा है। दिव्यांश हंसते हुए बोला, तो तेरी छुई मुई तो सब कुछ समझ आता है, लगता है बच्ची ठीक हो गई। शिवाय ने प्याज साइड में रखी और आर्या के पास गया। शिवाय आर्या के गालों को हल्का सा रब करते हुए बोला, हाँ मेरी छुई मुई को तो सब कुछ समझ में आने लगा, बस अब ये बोलने लगेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और तू उसे अभी साली साहिबा मत बोल। दिव्यांश ने भी अपने हाथ धोए और हाथों को साफ करके आर्या के पास आकर बोला, मैं तो बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा। फिर दिव्यांश ने आर्या की नाक को हल्का सा पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्योंकि तुम सच में मेरी साली बनने वाली हो, समझी। दिव्यांश ने यह बात इतनी प्यार से कही थी कि आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी। दिव्यांश हाँ में गर्दन हिलाता हुआ बोला, हाँ बनोगी। आर्या कंटिन्यू ना में गर्दन हिलाती रही और दिव्यांश मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाता रहा। पैंथर आर्य और दिव्यांश को देखकर बोला, तुम दोनों जीजा साली का गर्दन मटकाना हो गया हो तो कुछ खाने के लिए बना लो, सिंड्रेला चाची अब तक बना देती, एक तुम दोनों हो मिलकर एक ही डिश बना रहे हो, उसमें भी इतनी देर लगा दी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, डिनर का इंतजार कर रहे थे। दिव्यांश पकोड़े बना रहा था और शिवाय सबको सर्व कर रहा था। दोनों ही घर के नौकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। उन दोनों को अगर कोई इस हालत में देख लेता तो कोई कह भी नहीं सकता था कि यह फेमस बिजनेस टाइकून है। विराज तो जानबूझकर शिवाय के कई चक्कर लगवा रहा था, कभी चटनी मंगवाता, कभी दही, गर्म पकोड़े मंगवाता, कभी ठंडे। शिवाय बहुत थक गया तो उसने घूरकर विराज को देखा। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने कहा, अगर तूने विराज को गुस्से से भी देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवाय ने अपनी नजरें विराज से हटा दी। वीरा बहुत धीरे से बोली, शिवाय भैया थोड़ी सी चटनी मुझे ला दो। शिवाय ने वीरा को घूर कर देखा, विराज की हंसी छूट गई। शिवाय पैर पटक कर वहां से किचन में चला गया। दिव्यांश भी पकोड़े बनाते बनाते थक गया था। जब उसने पूर्वी के फ्लैट में पकोड़े बनाए थे तो थोड़े से ही बनाए थे, यहाँ तो पूरी रघुवंशी फैमिली के लिए बनाने पड़ रहे थे, इसलिए दिव्यांश इरिटेट भी हो रहा था। फाइनली 1 घंटे बाद दिव्यांश अपनी करछी लेकर बाहर आया और चाचू की तरह पॉइंट करके बोला, चाचू कितना खाओगे, 1 घंटे से लगा पड़ा हूँ। हर्षवर्धन ने गुस्से से दिव्यांश को देखा और दिव्यांश चुपचाप किचन में चला गया। 1 घंटा और पकोड़े बनाने के बाद दिव्यांश फिर आया। दिव्यांश बहुत नर्म होकर बोला, 2 घंटे हो गए लेकिन अभी तक किसी का पेट नहीं भरा। अब तो आलू और प्याज भी खत्म हो गए। शिवाय चेयर पर बैठता हुआ बोला, हाँ हाँ दिव्यांश, बाकी खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। पैंथर पकोड़े खाता हुआ बोला, सर वह आपकी छुई मुई ने मटर छील रही थी ना, उसी के बना दो। शिवाय दिव्यांश दोनों ने घूर कर पैंथर को देखा, जैसे कह रहे हो चुपचाप बैठ जाओ वरना सुबह तक तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। हर्षवर्धन बोला, सुना नहीं पैंथर ने क्या कहा, जाओ दोनों किचन में। दोनों फिर से किचन में चले गए। करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर रघुवंशी फैमिली को अच्छे से खाना खिला दिया। डाइनिंग टेबल इस वक्त दिव्यांश, शिवाय और आर्या थे। शिवाय आर्य को पकोड़े खिला रहा था क्योंकि आर्या भी कंटिन्यू शिवाय के साथ ही काम कर रही थी। दिव्यांश बोला, अभी तो चाचू को पता भी नहीं चला और अभी से हमारी यह हालत है, सोच जब चाचू को पता चलेगा तो वह हमारा क्या करेंगे।
दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था। शिवाय के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा टेंशन थी, लेकिन वह धीरे से बोला, भाई जाकर बर्तन मांज ले। दिव्यांश ने अपने फ्लैट उठाई और डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा, तूने बस सब्जी काटी है और सर्व की है, बाकी 4 घंटे तक गैस के पास में खड़ा रहा हूँ तो मैं तो बर्तन नहीं धो रहा। इतना कहकर दिव्यांश अपनी प्लेट लेकर चला गया। तभी राजवीर हॉल में आया। राजवीर को देखकर शिवाय बोला, यार राजवीर चाचू अपने कमरे में हैं, चाचू को कुछ नहीं पता चलेगा, प्लीज भाई तू क्रोकरी साफ कर दे, मैं बहुत थक गया हूँ। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय भी आर्य को लेकर कमरे में चला गया। राजवीर किचन में जाकर किचन को समेटने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर किचन की हालत बहुत बुरी कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस किचन में किसी ने WWF की हो। 10 मिनट बाद ही किचन में पानी पीने आई रूही ने देखा राजवीर अकेला ही किचन साफ कर रहा है। रूही किचन को देखते हुए बोली, राजवीर तुम यह सब क्यों कर रहे हो, यह तो शिवाय और दिव्यांश भैया करेंगे ना। राजवीर बोला, मैम वह दोनों थक गए हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप प्लीज चाचू से कुछ मत करिएगा, वरना चाचू उन दोनों को फिर से डांट देंगे। रूही पानी की बोतल लेकर चली गई। रूही अपने कमरे में गई और फिर कुछ सोचकर वापस किचन में चली गई। रूही किचन को देख रही थी। राजवीर ने काफी हद तक किचन समेट दिया था। रूही राजवीर को देखकर बोली, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, यह किचन तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, भैया ने भी पकौड़े बनाए या किचन का अखाड़ा बना दिया। राजवीर रूही को मना करते हुए बोला, मैं आप प्लीज जाकर रेस्ट कीजिए, मैं कर लूंगा। रूही राजवीर को मनाते हुए बोली, राजवीर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। राजवीर फिर बोला, मैम आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, मैं कर लूंगा। इस बार रूही थोड़ा सख्ती से बोली, अगर तुमने मुझे अपनी हेल्प नहीं करने दी तो मैं जाकर चाचू को बता देती हूँ। अब राजवीर ने सरेंडर कर दिया क्योंकि रूही सच में चाचू को जाकर बता देती। राजवीर और रूही दोनों ने मिलकर किचन को अच्छे से साफ किया। राजवीर क्रोकरी साबुन लगा रहा था और रूही उसे पानी से धो रही थी। रूही आज से पहले किचन में काम नहीं किया था, लेकिन राजवीर की हेल्प के लिए वो आज पहली बार किचन में काम कर रही थी। 4 प्लेट धोने के बाद रूही थक गई। रूही बोली, राजवीर इतने सारे बर्तन कैसे धोएंगे। राजवीर बोला, कोई बात नहीं मैम, आप चली जाइए, मैं धो लूंगा। रूही बोली, नहीं राजवीर, तुमने 2 बार मुझे चाचू से बचाया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। रूही फिर से बर्तन धोने लगी। करीब 2 घंटे तक रूही और राजवीर दोनों ने बर्तन साफ किए। फाइनली रूही किचन के फर्श पर ही बैठ गई और बोली, मैं तो थक गई राजवीर, मैं तो यही सो रही हूँ। राजवीर के चेहरे पर ना के बराबर हल्की सी मुस्कान आ गई। राजवीर बोला, मैम यहाँ कैसे सो सकती है, आप अपने कमरे में चले जाइए, वहां जाकर आराम से रेस्ट कीजिए। रूही राजवीर की तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाती हुई बोली, तो तुम ही उठाकर ले जाओ, मैं तो डेड हो चुकी हूँ, मेरे अंदर तो हिलने की भी हिम्मत नहीं है, मैंने आज अपनी जिंदगी में पहली बार इतना सारा काम किया है। पता नहीं सिंड्रेला चाची इतना काम कैसे करती है। रूही के ऐसा करने से राजवीर की दिल की धड़कन भागने लगी। राजवीर अपने आप को कंट्रोल करता हुआ बोला, मैम मैं आपको गोदी नहीं ले सकता, आप प्लीज खुद चले जाइए। रूही अनजान बनते हुए बोली, मैं इतनी भारी भी नहीं हूँ, मैं खुद नहीं जा सकती, मैं तो फिर यही सो रही हूँ। राजवीर रूही को गोद में नहीं उठाना चाहता था, लेकिन रुकी ने तो जैसे जिद पकड़ी हुई थी। राजवीर धीरे से रूही के पास गया और उसे गोद में उठाकर बोला, मैम प्लीज नेक्स्ट मेरी हेल्प मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे गोद में नहीं उठाना चाहता, आप बच्ची नहीं हैं, बड़ी हो गई है, समझने की कोशिश कीजिए,
कोई मेरे और आपके बारे में गलत समझेगा। राजवीर रूही को सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर ले जा रहा था। राजवीर फिर बोला, मैम आप सुन रही हैं ना? अगर चाचू हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? चाचू को मुझ पर बहुत ट्रस्ट है और मैं उनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता, और वैसे भी इस हवेली में मेरी नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप प्लीज मेरे साथ ऐसी जिद मत किया कीजिए। रूही रिएक्ट नहीं कर रही थी। राजवीर ने रूही को देखा तो रूही सो चुकी थी। रूही आज भी राजवीर की बाहों में बहुत सुकून से सो रही थी। चैप्टर 84 पनिशमेंट। राजवीर फिर बोला, मैम आप सुन रही हैं ना? अगर चाचू हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? चाचू को मुझ पर बहुत ट्रस्ट है और मैं उनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता, और वैसे भी इस हवेली में मेरी नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप प्लीज मेरे साथ ऐसी जिद मत किया कीजिए। रूही रिएक्ट नहीं कर रही थी। राजवीर ने रूही को देखा तो रूही सो चुकी थी। रूही आज भी राजवीर की बाहों में बहुत सुकून से सो रही थी। अब आगे। राजवीर ने रूही को उसके कमरे में लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ना चाहते हुए भी राजवीर ने रूही के बालों को चूम लिया। राजवीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। राजवीर रूही के कमरे से निकल गया। इस बात से अनजान कि हर्षवर्धन उसे देख रहा था। इस वक्त हर्षवर्धन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अगली सुबह शिवाय की आंख हर्षवर्धन की आवाज सुनकर खुली। हर्षवर्धन हॉल में खड़ा होकर शिवाय को जोर जोर से आवाज लगा रहा था। हर्षवर्धन की आवाज सुनकर शिवाय के दिल की धड़कन बढ़ गई। शिवाय जल्दी से उठा और भागता हुआ हॉल में गया, जहां दिव्यांश हर्षवर्धन के सामने सर झुकाए खड़ा था। अब तो शिवाय को समझ आ गया कि चाचू को दृष्टि और आर्या के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। शिवाय डरता हुआ नीचे आया, तब तक हर्षवर्धन ने एक जोरदार थप्पड़ दिव्यांश के गाल पर जड़ दिया। यह देखकर शिवाय की दिल की धड़कन और ज्यादा भागने लगी। शिवाय अपना सलाइवा गटक रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर गुस्से में कहा, यहाँ आकर खड़े हो। शिवाय भी चुपचाप जाकर दिव्यांश के बराबर में खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने एक और जोरदार थप्पड़ शिवाय के गाल पर जड़ दिया। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही सर झुकाए हर्षवर्धन के सामने खड़े थे। हॉल में शोर हो रहा था, जिसे सुनकर बाकी फैमिली मेंबर भी बाहर आ गए। हीर जो हवेली के मंदिर में पूजा कर रही थी, वह भी आवाज सुनकर हॉल में आ गई। हर्षवर्धन ने एक और थप्पड़ शिवाय के गाल पर मार कर कहा, क्या लगा तुम दोनों को? मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने आर्या और दृष्टि के साथ क्या किया है। शौर्य से बदला लेने के चक्कर में तुमने सारी हदें पार कर दी। एक बार नहीं सोचा कि वह लड़कियां हैं। हर्षवर्धन ने दूसरा थप्पड़ दिव्यांश के गाल पर मारा और चिल्लाकर कहा, और तुम्हारी गलती तो शिवाय से भी ज्यादा है। तुम कैसे किसी मासूम लड़की का फायदा उठा सकते हो? यह संस्कार दिए थे तुम्हें। मुझे लगता था मेरा दिव्यांश सबसे अलग है, लेकिन तुम तो अपनी भूख मिटाने के चक्कर में सही और गलत की हद भी पार कर गए। एक अंधी लड़की का फायदा उठाते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? एक बार नहीं सोचा कि तुम एक ऐसी लड़की का फायदा उठा रहे हो जो देख भी नहीं सकती? कैसे झेला होगा उस लड़की ने तुम्हें? उस लड़की पर तरस नहीं आया तुम्हें? चलो मान लेता हूँ शौर्य ने एक्सीडेंट किया, तो इन सब में उस लड़की का क्या गलती? उस लड़की को क्यों टारगेट किया? उसकी जिंदगी से क्यों खेला? एक बार तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं आई कि जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा? मुझे तो शर्म आती है यह सोचते हुए भी कि तुम मेरे भतीजे हो। रघुवंशी खानदान की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम दोनों ने। हर्षवर्धन का गुस्सा इस वक्त सच में चरम सीमा पर था। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। राजवीर भी इस वक्त हर्षवर्धन से डर रहा था। हीर भी चुपचाप राजवीर के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। हीर को कभी कभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था कि जो साहब उसे इतना प्यार करते हैं, उन्हें इतना गुस्सा भी आता है।
हीर जब भी हर्षवर्धन को गुस्सा करते हुए देखती, हर बार हर्षवर्धन का गुस्सा पहले से ज्यादा होता। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, बताओ तुम दोनों ने क्या सोचकर शौर्य की बहनों को टारगेट किया? क्या तुम दोनों के पास कोई प्रूफ है कि वह एक्सीडेंट शौर्य ने ही किया था? कोई एविडेंस है तुम्हारे पास? पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट शौर्य ने किया था और तुम लोगों ने मान लिया। एक बार खुद का दिमाग इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा? शिवाय धीरे से बोला, लेकिन शौर्य ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। मजबूरी भी तो हो सकती है। हो सकता है शौर्य ने मजबूरी में गुनाह कबूल किया हो। क्या तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं? क्या तुमने इतने घटिया दोस्त बना रखे हैं जो तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट करेंगे? मैं शौर्य को नहीं जानता, 2-3 बार ही मिला हूँ, फिर भी सीना ठोक कर कह सकता हूँ उस लड़के की गलती नहीं है। और तुम उसके दोस्त होने के बाद भी उस पर शक कर रहे हो। एक बार सच जानने की कोशिश नहीं की तुमने? हर्षवर्धन गुस्सा करते हुए बोला। एक गहरी सांस लेकर हर्षवर्धन ने फिर कहा, एक बार शौर्य से पूछना ठीक नहीं समझा तुमने? एक बार सच की तलाश करने की कोशिश नहीं की? एक बार शौर्य पर यकीन करके नहीं देखा? एक बार नहीं सोचा कि वह तुम्हारा दोस्त है ना? वह तुम्हारी फैमिली को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? एक बार नहीं सोचा कि एक्सीडेंट करके उसे क्या फायदा होगा? उसकी तो खुद की सारी प्रॉपर्टी पर उसके फूफा रणविजय सिंह राणा कुंडली मारकर बैठा है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे शौर्य के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? दिव्यांश शिवाय दोनों ही चुपचाप नजर झुकाकर हर्षवर्धन के सामने खड़े रहे। हर्षवर्धन फिर गुस्से में बोला, उन बच्चों के माँ बाप भी नहीं हैं और तुमने अपनी दुश्मनी के चलते तीनों को बहुत टॉर्चर किया। आज सच में मेरा सर शर्म से झुक गया कि तुम दोनों मेरे भतीजे हो। अगर तुम दोनों को अपनी ही मनमानी करनी है तो मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ? क्यों मुझे घर के बड़े की उपाधि दे रखी है? हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, कुछ सीखो शौर्य से। तुमसे 1 साल छोटा होगा वह लड़का, लेकिन अपनी दोनों बहनों को बाप की तरह प्यार करता है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि आर्या शौर्य की सगी बहन नहीं है, वह तो उस घटिया इंसान रणविजय सिंह राणा की बेटी है। फिर भी शौर्य आर्या के लिए जान देने के लिए तैयार है, ये जानते हुए भी कि आर्या के बाप ने उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। शिवाय शौर्य से कुछ अच्छाइयाँ ले लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो अच्छाइयाँ खत्म हो गई है। उस रणविजय सिंह ने कभी भी आर्या पर ध्यान नहीं दिया और शौर्य ने आर्या को कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसीलिए आर्या हमेशा शौर्य के साथ कंफर्ट फील करती है। आर्या के लिए शौर्य ही सब कुछ है। एक शौर्य है जिसके माँ बाप की डेथ के बाद वह लड़का मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और एक तुम हो जो भैया भाभी की मौत के बाद और ज्यादा गलतियां करने लगे। शिवाय को सच में नहीं पता था कि आर्या शौर्य की सगी बहन नहीं है, फिर भी शौर्य ने आर्या के लिए कितना कुछ झेला। आर्या और शौर्य को देखकर लगता भी नहीं था कि यह दोनों सगे भाई बहन नहीं है, बल्कि सगे भाई से ज्यादा प्यार शौर्य ने आर्या को दिया था। आर्या, दृष्टि, शौर्य तीनों को ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सोमदत्त और शारदा के मरने के बाद तीनों ने ही एक दूसरे को संभाल लिया था। शारदा सोमदत्त के डेथ जब हुई उस वक्त शौर्य 12 साल का था। इतनी छोटी उम्र होने के बाद भी शौर्य ने अपनी बहनों को संभाल लिया था। हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हर्षवर्धन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेल्ट निकाल ली। हर्षवर्धन ने जैसे ही बेल्ट निकालकर दिव्यांश को मारने के लिए उठाई, हीर बीच में आ गई। हीर ने हर्षवर्धन की हाथ को पकड़ते हुए कहा, साहब माफ कर दीजिए, बच्चे हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में हीर से कहा, तुम जानती भी हो इन बच्चों ने क्या किया है? 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेल रहे थे। हीर, हाथ छोड़ो मेरा। आज अगर मैंने इन्हें इनके किए की सजा नहीं दी तो यह आगे जाकर और ज्यादा गलतियां करेंगे। इन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। हीर ने अब भी हर्षवर्धन का हाथ नहीं छोड़ा।
हीर बोली, आज घर में 4 मेहमान आने वाले हैं, आप कृपया करके ऐसा मत कीजिए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, जवान लड़के हैं, जवान लड़कों पर भी कोई हाथ उठाता है। माफ कर दीजिए। हीर, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, इनकी गलती माफ करने लायक नहीं है, खासकर दिव्यांश की। हर्षवर्धन हीर को समझाता हुआ बोला। हीर भी जानती थी कि उसके अलावा हर्षवर्धन को कोई नहीं रोक सकता। हीर बोली, साहब मेरे कहने से माफ कर दीजिए ना, आगे से गलती नहीं करेंगे। यह भी तो हमारी शादी के उत्सव में खुशी खुशी शामिल होने आए थे, ऐसे तो इनका मूड खराब हो जाएगा, मान जाइए साहब, मत मारिए। हीर के इतना रिक्वेस्ट करने पर हर्षवर्धन को सरेंडर करना ही पड़ा। हर्षवर्धन बोला, ठीक है हीर, तुम कहती हो तो नहीं मारता। हीर ने हर्षवर्धन के हाथ से बेट ले ली। हर्षवर्धन ने शिवाय और दिव्यांश को देखकर गुस्से में कहा, जाओ जाकर मुर्गा बन जाओ। दिव्यांश और शिवाय एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। हर्षवर्धन ने के चिल्लाते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया, मैंने क्या कहा, जाओ और जाकर मुर्गा बन जाओ, वरना बेल्ट की कमी नहीं है मेरे पास। हर्षवर्धन ने एक नजर हीर को देखा, जो रिक्वेस्ट भरी नजरों से हर्षवर्धन को ही देख रही थी, कि ऐसा मत कीजिए। हर्षवर्धन हीर को देखकर बोला, तुम्हारी बात मैंने मान ली, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, लेकिन जो उन्होंने गलती की है उनकी पनिशमेंट मिलकर रहेगी। हर्षवर्धन ने एक नजर घूरकर शिवाय और दिव्यांश को देखा और दोनों जाकर चुपचाप मेन गेट के पास मुर्गा बन गए। हर्षवर्धन ने पैंथर को देखकर कहा, जाकर उनकी कमर पर ईंट रख दो, अगर वह ईंट गिर गई तो मेरी बेट खाने के लिए तैयार रहना। पैंथर ने हर्षवर्धन की बात सुनी और चुपचाप गार्डन में चला गया और 2 ईंट लेकर आया, एक उसने शिवाय के कमर पर रखी और एक दिव्यांश के। हीर को इस वक्त शिवाय और दिव्यांश दोनों पर तरस आ रहा था। तभी आर्या हॉल में आई। आर्य ने नजर घुमाकर देखा, लेकिन उसे शिवाय कहीं नजर नहीं आया। आर्या राजवीर के पास गई और इशारों में बोली, शिवाय कहाँ है? राजवीर ने मैन गेट की तरफ उंगली से इशारा किया। राजवीर फिर आर्या से बोला, लिटिल गर्ल, शिवाय ने गलती की है, चाचू में उसे पनिशमेंट दी है। शिवाय को ऐसे देखकर आर्या को अच्छा नहीं लगा। आर्या गई और जाकर हर्षवर्धन के सीने पर पंच बनाकर मारने लगी। जैसे कोई छोटी बच्ची का खिलौना छीन लेते हैं तो वह बिना सोचे समझे मारना शुरू कर देती है, ऐसे ही आर्या भी हर्षवर्धन को मारे जा रही थी। पैंथर को हंसी आ गई और वह दूर से ही बोला, क्या कर रही हो छोटी भाभी, ससुर जी लगते हैं तुम्हारे। पैंथर का कमेंट सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो आ गई, लेकिन हंसने की गुस्ताखी किसी ने नहीं की। हर्षवर्धन ने आर्या के दोनों हाथों को पकड़ा और सोफे पर बैठाकर कहा, बच्चा मेरी बात सुनो, गलती करने पर पनिशमेंट मिलती है और मैंने शिवाय को पनिशमेंट दी है, समझी? आर्या ने आंखों में आंसू लेकर नामे गर्दन हिला दी। आर्या ने हर्षवर्धन के हाथ पर काट लिया। हर्षवर्धन को दर्द हुआ तो उसने आर्य का हाथ छोड़ दिया। आर्या भागते हुए शिवाय के पास गई और शिवाय की कमर पर रखी हुई है हटा दी। आर्या ने दिव्यांश की कमर की ईंट भी हटा दी। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने फिर से वो ईंट वापस से दिव्यांश और शिवाय की कमर पर रख दी। चैप्टर 85 पकोड़े वाली आ गई। हर्षवर्धन ने आर्या के दोनों हाथों को पकड़ा और सोफे पर बैठाकर कहा, बच्चा मेरी बात सुनो, गलती करने पर पनिशमेंट मिलती है और मैंने शिवाय को पनिशमेंट दी है, समझी? आर्या ने आंखों में आंसू लेकर नामे गर्दन हिला दी। आर्या ने हर्षवर्धन के हाथ पर काट लिया। हर्षवर्धन को दर्द हुआ तो उसने आर्य का हाथ छोड़ दिया। आर्या भागते हुए शिवाय के पास गई और शिवाय की कमर पर रखी हुई है हटा दी। आर्या ने दिव्यांश की कमर की ईंट भी हटा दी। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने फिर से वो ईंट वापस से दिव्यांश और शिवाय की कमर पर रख दी। अब आगे
आर्या गुस्से से हर्षवर्धन को घूर रही थी और हर्षवर्धन भी गुस्से से आर्या को देख रहा था। आर्या ने फिर से दिव्यांश और शिवाय की ईंट उनकी कमर से उठा दी। हर्षवर्धन ने भी फिर से दिव्यांश और शिवाय की कमर पर ईंट रख दी। पैंथर खुद में ही बड़बड़ाया, यह दुनिया की पहली बहू होगी जो ससुर से पंगे ले रही है। अरे छोटी भाभी दूर रहिए इनसे, बहुत डेंजर ससुर जी हैं। आर्या इशारों में हर्षवर्धन को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर्षवर्धन तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर बोला, सर लिटिल गर्ल कह रही है कि अगर आपने शिवाय को उठने के लिए नहीं कहा तो वह भी मुर्गा बन जाएगी। मुर्गा नहीं मुर्गी, पैंथर थोड़ा तेज बोला तो सब ने सुन लिया। हर्षवर्धन ने फिर घूर कर पैंथर को देखा। पैंथर अपना सलाइवा गटकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन राजवीर की बात सुनकर दांत पिसता हुआ रह गया। हर्षवर्धन बोला, शिवाय दिव्यांश उठ जाओ। दोनों उठ गए। हर्षवर्धन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन आर्या को देखते हुए हर्षवर्धन ने उन दोनों को उठने के लिए कह दिया। हर्षवर्धन गुस्से में पलट गया तो उसने देखा हीर हॉल में कहीं भी नहीं है। हीर वहां नहीं थी तो हर्षवर्धन को एक मौका मिल गया। हर्षवर्धन ने पलटकर एक थप्पड़ शिवाय के गाल पर जड़ दिया। शिवाय तो हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था और आर्या ने तो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखिए। हर्षवर्धन ने एक चांटा दिव्यांश के गाल पर मार कर कहा, अभी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई है। रीडर को तुम्हें और पिटवाना है और ना ही यहाँ तुम्हारी सिंड्रेला चाची है जो तुम्हें बचा लेगी। इतना कहकर हर्षवर्धन हवेली के बाहर गया और गार्डन में से एक डंडा उठाकर लाया। हर्षवर्धन ने सेकंड भी नहीं लगाई और शिवाय दिव्यांश पर बजाना शुरू कर दिया। सब हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहे थे। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही गार्डन में पिट रहे थे। दिव्यांश को अपने किए पर बहुत पछतावा था, इसलिए वह तो चुपचाप पीट रहा था, लेकिन शिवाय की नौटंकी चालू थी। शिवाय कभी इधर भागता, कभी उधर भागता और कभी आर्या के पीछे छुप जाता। आर्या भी गुस्से में हर्षवर्धन को देख रही थी और बार बार हर्षवर्धन से डंडा लेने की कोशिश कर रही थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को आवाज लगाकर कहा, राजवीर शिवाय की छुई मुई को पकड़ो। राजवीर बाहर आया और ना चाहते हुए भी उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने फिर से शिवाय और दिव्यांश को मारना शुरू किया। अभी दोनों के 10-12 ही डंडे लगे थे कि हीर गार्डन में भागती हुई आई और हर्षवर्धन से डंडा लेते हुए बोली, साहब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि आप इन पर हाथ नहीं उठाओगे, आपने मेरी बात नहीं मानी। हर्षवर्धन का गुस्सा खत्म तो नहीं हुआ था, लेकिन हीर का चेहरा देखकर काफी हद तक शांत हो गया था। हीर ने हर्षवर्धन से डंडा लेकर साइड में फेंक दिया। हीर ने नम आंखों से कहा, साहब यह तो गलत बात है, इतने बड़े बच्चों पर कोई हाथ उठाता है। मैं थोड़ी देर के लिए बाल गोपाल को भोग क्या लगाने गई, आपने तो दिव्यांश और शिवाय भैया को मारना ही शुरू कर दिया। आर्या ने भी जैसे तैसे राजवीर से हाथ छुड़वाया और हीर के पास भागती हुई आई। आर्या इशारों में हीर से हर्षवर्धन की शिकायत करने लगी। हीर ने आर्या को गले लगाकर कहा, अच्छा तुम चुप हो जाओ, अब नहीं मारेंगे। आर्या तो हीर से गले लगकर चिपकी हुई सुबक रही थी। हीर भी कंटिन्यू आर्या को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। आर्या अब रघुवंशी फैमिली में घुलने मिलने लगी थी, धीरे धीरे सब पर यकीन करने लगी थी। हीर ने एक नज़र हर्षवर्धन को देखा, लेकिन देखा उम्मीद भरी नजरों से कि शायद अब वो दिव्यांश शिवाय को कुछ ना कहें। हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर बोला, तुम दोनों जाकर मुर्गा बन जाओ। पैंथर इनकी कमर पर ईंट रख दो, जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा यह दोनों मुर्गा ही बने रहेंगे, कोई इन्हें नाश्ता नहीं देगा। आर्य गुस्से में हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या को देखकर कहा, तुम भूल गई तुम्हारे साथ क्या किया है शिवाय ने।
तुमसे काम करवाता था ना, शिवाय तुम्हें गार्डन में सुलाता था, तुम्हारे बाल काट दिए थे, तुम्हारे भाई को मारा था, भूल गई तुम। आर्या बहुत ध्यान से हर्षवर्धन की बातें सुन रही थी और आर्या को कुछ कुछ बातें याद भी आने लगी। आर्या ने एक बार शिवाय की तरफ देखा। शिवाय आर्या की दिल की हालत समझते हुए हर्षवर्धन से बोला, चाचू मारना है तो मार लो, लेकिन मेरे और मेरी छुईमुई के बीच में लड़ाई मत करवाओ। हर्षवर्धन ने एक और चांटा शिवाय के गाल पर मारा और बोला, तो अपनी छुईमुई से बोल कि तेरे और तेरे पनिशमेंट के बीच में ना आए। शिवाय ने अपने गाल पर हाथ रखकर आर्या की तरफ देखा और बोला, मेरी तरफ देखो छुईमुई, चाचू सही कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, बस उसी की पनिशमेंट मुझे मिल रही है, अब तुम चाचू से कुछ मत कहो। आर्या तो रोनी सी सूरत बनाकर शिवाय को देख रही थी, लेकिन तभी आर्या को गार्डन में शौर्य आता हुआ दिखाई दिया। शौर्य को देखकर आर्या उछल गई और भागती हुई शौर्य के पास चली गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने दिव्यांश और शिवाय को देखा और इशारों में फिर से मुर्गा बनने के लिए कहा। दोनों फिर से मुर्गा बन गए। आर्या ने कई महीनों बाद शौर्य को देखा था, इसलिए वह तो उछलकर शौर्य के गले लग गई। शौर्य ने भी उसे पकड़कर घुमा दिया। शौर्य आर्या से मिलकर बहुत खुश था, वह तो मिलने ही आर्या से आया था। आर्या को लगभग ठीक देखकर शौर्य को बहुत अच्छा लग रहा था। जो काम वह कई सालों से नहीं कर पाया, शिवाय ने कुछ ही महीनों में कर दिया था। एक सेकंड के लिए तो आर्य को देखकर शौर्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्या की मुस्कुराहट शौर्य के दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। शौर्य सच में आर्या को ऐसे देखकर बहुत खुश था। कहीं ना कहीं उसे शिवाय को थैंक यू भी बोलना चाहता था, क्योंकि यह सब कुछ शिवाय की वजह से हुआ था। वरना सच में आर्या तो मर जाती। आर्या को नई जिंदगी शिवाय ने दी थी। बहुत देर तक दोनों भाई बहन एक दूसरे को खुश होकर देखते रहे। आर्या ने जब इशारों में शौर्य से बात की तो शौर्य ने इशारा समझते हुए कहा, हाँ हाँ, दृष्टि भी आई है, पूर्वी भी आई है, और तुम्हें पता है पापा के एक दोस्त वरदान सिंह राजावत जो तुम्हें हॉस्पिटल में मिले थे, वह भी आए हैं। शौर्य आर्या का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर जाने लगा तो उसने बीच में शिवाय और दिव्यांश को मुर्गा बने हुए देखा। शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य ने एक ईंट और उठाई और शिवाय की कमर पर रख दी। शिवाय का सर नीचे था, उसे दिखाई नहीं दिया कि किसने उसकी कमर पर ईंट रखी है। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, कौन है बे? चाचू ने एक ईंट रखने के लिए कहा था ना, दो क्यों रख दी? शौर्य बोला, क्योंकि तेरी गलती भी दुगनी थी। शिवाय झुका हुआ था, इसीलिए शौर्य को देख नहीं पाया। शिवाय बोला, साले तुझे बड़ा मजा आ रहा है। शौर्य हंसता हुआ बोला, हाँ आ तो रहा है। यह बात तो मैं भी जानता था कि जब चाचू को सब कुछ सच सच पता चलेगा तो तेरी बैंड बजनी तो पक्की है। कमर कस ले शिवाय, यह पनिशमेंट तो चाचू ने दी है, मेरी पनिशमेंट तो अभी बची है। शिवाय इरिटेट हुआ बोला, साले तेरी आर्या को मैंने ही ठीक किया है, इसलिए तेरी पनिशमेंट कैंसिल। बचपन में जी रहा है तू, बोल पेंसिल, तेरी मेरी पनिशमेंट कैंसिल। शौर्य हंसता हुआ बोला। शौर्य को शिवाय को ऐसे मुर्गा बनता हुआ देख बड़ा सुकून मिल रहा था। शौर्य शिवाय की कुछ यादें भी ताजा हो गई थी। शौर्य की बात सुनकर शिवाय उठ गया और शौर्य की तरफ पंच बनाकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी शिवाय की नजर हर्षवर्धन पर पड़ी जो गार्डन में ही आ रहा था। शिवाय जल्दी से मुर्गा बन गया। शौर्य ने हंसते हुए दो ईंट शिवाय की कमर पर रख दी। शौर्य ने हर्षवर्धन को देखा तो उनके पास जाकर पैर छूकर बोला, तो फाइनली चाचू शादी का डिसीजन ले ही लिया आपने? हर्षवर्धन ने शौर्य को गले लगा लिया। हर्षवर्धन बोला, जो दिव्यांश शिवाय ने किया है उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दिव्यांश शिवाय अपनी हदें पार कर रहे हैं।
चाचू, शिकायत करना मेरी फितरत में नहीं है। वैसे भी उस वक्त मैं बहुत डर गया था। मुझे बस डर था कि कहीं शिवाय मेरी आर्या के साथ कुछ गलत ना कर दे, लेकिन शिवाय ने तो मेरी आर्या को ठीक कर दिया। शौर्य ने हर्षवर्धन को जवाब देते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, अगर वक्त को पीछे ले जा सकता तो तुम्हारे बिताए हुए वह 5 दिन तुम्हें वापस कर देता, लेकिन मैं वक्त को पीछे नहीं ले जा सकता। इस वक्त बस तुमसे माफी मांग सकता हूँ। शौर्य बोला, चाचू प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शौर्य ने फिर एक नजर शिवाय को देखा और बोला, वैसे भी मेरा और शिवाय का रिश्ता थोड़ा हटके है, मैं शिवाय से अपने आप निपट लूंगा। खैर छोड़िए, चाचू चाची से तो मिलवाइए, मैं भी तो देखूं आप पर किसका जादू चल गया। हर्षवर्धन शौर्य और आर्या को लेकर हवेली के अंदर चला गया। तभी गार्डन में पूर्वी दृष्टि का हाथ पकड़े हुए अंदर आ रही थी। पीछे पीछे वरदान सिंह राजावत भी आ रहा था। पूर्वी जब दिव्यांश और शिवाय के पास से गुजरी तो हंसकर बोली, दृष्टि, यहाँ कोई 2 लड़के मुर्गा भी बने हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग हवेली है। दृष्टि सुनते ही दिव्यांश खड़ा हो गया और कंटिन्यू दृष्टि को ही निहारने लगा। जब तक दृष्टि हवेली के अंदर नहीं चली गई, दिव्यांश दृष्टि को ही देखता रहा। दिव्यांश के चेहरे पर अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने दृष्टि को देखकर मन ही मन कहा, यह मेरी शिकंजी गोलू मोलू सी क्यों होती जा रही है। तभी दिव्यांश का ध्यान ऊपर की तरफ गया, जहां हर्षवर्धन शौर्य के साथ बालकनी में बैठा हुआ था। हर्षवर्धन ने घूर कर दिव्यांश को देखा और दिव्यांश चुपचाप फिर से मुर्गा बन गया। तभी पैंथर भागता हुआ आया और दिव्यांश के बराबर में मुर्गा बनकर बोला, सर आपकी पकोड़े वाली आ गई, साथ में मेरी चटनी को भी ले आई। दिव्यांश पैंथर को जवाब देता हुआ बोला, पता है, मेरे सामने से ही गई है। यार पैंथर, आज पहली बार लग रहा है, अच्छा हुआ दृष्टि देख नहीं सकती, वरना वो मुझे मुर्गा बना हुआ देख लेती, मेरी तो इज्जत का फालूदा हो जाता। पैंथर और शिवाय दोनों ही हंसने लगे। शिवाय बोला, क्या बात है दिव्यांश, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे 16 से 17 साल का लड़का हो और उसकी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की के सामने तेरी इज्जत जाते जाते बच गई। दिव्यांश ने मुर्गा बने हुए ही पूछा, शिवाय एक बात पूछूं? शिवाय ने दिव्यांश की बात की गहराइयों को ना समझते हुए बोला, हाँ हाँ कुछ भी पूछ, सच बताऊंगा। तू साली साहिबा से प्यार करता है? दिव्यांश ने सीधा सवाल किया।